दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है करमवीर और उड़ने वाला घोड़ा। यह मनोज कॉमिक्स वालों की कहानी है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है दोस्त बने दुश्मन। यह जो स्टोरी यहाँ पे चल रही है ये इसके पहले पार्ट की है। ये आपने पढ़ ली होगी और अगर नहीं पढ़ी तो प्ले लिस्ट में मनोज स्टोरी का फोल्डर है, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं दोस्त बने दुश्मन में। अब आगे पढ़ते हैं। तब राजा रूप वर्मा ने राजा धर्मवीर से कहा, राजन, मैं चाहता हूं कि अपनी पारिवारिक बातें हम बड़े दरबार में न करें। राजा रूप वर्मा, मैं आपके कहने का आशय समझ गया हूँ। आइए हम आपसे इस बारे में एकांत में वार्तालाप करेंगे। कुछ देर बाद ही राजा रूप वर्मा एक गुप्त कक्ष में राजा धर्मवीर के सामने बैठा हुआ बता रहा था। राजा धर्मवीर जी, 15 वर्ष पहले जब हम राजकुमारी सवर्णा का विवाह युवराज करमवीर के साथ करके वापस सुबोधनगर लौटे तो हमारे धर्मगुरु चंडीदास ने हमें बताया था कि यह विवाह कभी सफल नहीं हो सकेगा। क्या कह रहे हैं रूप वर्मा जी? हाँ राजन, हमारे धर्मगुरु जो कुछ भी बात बताते हैं वह अक्सर से सत्य होती है। उन्हीं के कहने पर मैंने 15 वर्ष के लिए आपसे संपर्क तोड़ लिया था और आपको नाराज करने के लिए ही मैंने आपके दूध को जड़ी बूटी नहीं दी थी। तब रूप वर्मा ने विस्तार पूर्वक राजा धर्मवीर को सारी बात बताई। सारी बात जानकर, ओह रूप वर्मा जी, आपकी बातें सुनकर तो हमें महसूस हो रहा है कि हम ही गलती पर थे। आपको समझने में हमने भूल कर दी थी। आपने तो हमारे और युवराज करमवीर की भलाई के लिए ही यह सब किया था। राजन, अब मुझे सोना बेटी के बारे में आदेश दें। उसके लिए आपने क्या सोचा है? राजन, हम मानते ही हैं कि क्रोध में आकर हम युवराज करमवीर का भी राजकुमारी चंद्रिका के साथ विवाह कर चुके हैं, लेकिन करमवीर पर चंद्रिका से पहले राजकुमारी स्वर्णा का हक है। राजकुमारी स्वर्णा हमारी कुलवधू है। हम शीघ्र उसे विदा करा लाने के लिए युवराज करमवीर को सुबोधनगर भेजेंगे। राजन, आपके इस उत्तर ने तो हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी हैं। तब धर्मवीर ने रूप वर्मा से कहा, मित्र रूप वर्मा, किस्मत के फेर के कारण हम दोनों बहुत समय तक दूर रह चुके हैं। आओ हमारे गले लग जाओ। तब रूप वर्मा उठकर राजा धर्मवीर के गले लग गया। दोनों की आंखों में आनंद के आंसू बह रहे थे। राजा रूप वर्मा तब 2 दिन तक किंजलपुर में रुका। 2 दिन पश्चात जब वह वहां से वापस जाने लगा, धर्मवीर जी, युवराज करमवीर को जल्दी सुबोधनगर भेजना। हम बेचैनी से उसके आने की प्रतीक्षा करेंगे। आप फिक्र न करें रूप वर्मा जी, हम शीघ्र ही शुभ शुभ मुहूर्त में युवराज करमवीर को सुबोधनगर भेजेंगे। आश्वासन पाकर रूप वर्मा सुबोधनगर चला गया। सुबोधनगर पहुंचकर, आहा महाराज, आप आ गए। कहिए किंजलपुर से क्या शुभ समाचार लाए हैं? महारानी कनक, राजा धर्मवीर को हमने विस्तारपूर्वक सारी बातें बता दी है। सारी बातें जानकर उनका क्रोध समाप्त हो गया है। अब शीघ्र युवराज करमवीर बेटी स्वर्णा को विदा कराने के लिए सुबोधनगर आएंगे। यह सुनकर राजकुमारी स्वर्णा शर्माकर वहां से चली गई। उसी शाम को रानी कनक ने राजकुमारी स्वर्णा से कहा, स्वर्णा बेटी, इससे पहले कि युवराज करमवीर तुम्हें विदा कराने आए, तुम कल सुबह प्रीतवन में स्थित गौरी माँ के मंदिर में जाकर उनके दर्शन कराना। अच्छा माँ। दूसरी ओर राजकुमारी चंद्रिका युवराज करमवीर से कह रही थी, तो युवराज, अब आप मेरे सीने पर सोत लाकर बिठाएंगे? चंद्रिका, स्वर्णा के बारे में ऐसा न कहो, तुमसे पहले मुझ पर उसका हक है। यदि ऐसी बात थी तो आपने मुझसे विवाह क्यों किया था? चंद्रिका, यह सब भाग्य का चक्कर है। न राजा रूप वर्मा और पिताजी के बीच गलतफहमी पैदा होती, न हमारा तुम्हारा विवाह होता। अब जबकि हमारा विवाह हो चुका है और राजकुमारी स्वर्णा भी यहाँ आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और स्वर्णा अब बहन बनकर ही रहो, ताकि तुम दोनों के झगड़े में हमारी मानसिक शांति भंग न हो सके। हम चाहते हैं कि तुम हमारी बात मानोगी। यह सुनकर, युवराज करमवीर, तुम लाख समझा लो पर मैं स्वर्णा को कभी सहन नहीं कर सकूंगी। तुम्हारी मुझसे इस प्रकार की आशा रखना व्यर्थ है। उधर दूसरे दिन प्रातः अपनी सखियों के साथ राजकुमारी स्वर्णा रथ में बैठकर प्रीतवन की ओर चल दी। जैसे उसका रथ प्रीतवन में पहुंचा, ओह इतनी सुंदर राजकुमारी, इसे तो हमारी पत्नी होना चाहिए। आगे बढ़कर इसे मालूम करना चाहिए कि यह किस देश की राजकुमारी है। यह सोचकर वह घोड़ा दौड़ाता हुआ स्वर्णा के रथ के सामने जा पहुंचा। यह देखकर स्वर्णा भड़क उठी, कौन है आप? यह क्या अभद्रता है? हटिए, रथ के आगे से हटिए। ओह हो, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं।
सबसे पहले मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं। मैं पास ही के राजा बाबलपुर का राजा बबूल सिंह हूँ। अब कृपया करें आप भी अपना परिचय मुझे दे दें, ताकि आपका परिचय पाकर मैं आपके रथ के आगे से हटने की दर्शता कर सकूं। तो सुनिए, हम सुबोध नगर की राजकुमारी सुवर्णा है। अब हटो हमारे रास्ते से, हटो। न चाहते हुए भी राजा बबूला सिंह ने अपना घोड़ा रथ के आगे से हटा लिया। तब सुवर्णा का रथ आगे बढ़ गया। राजकुमारी सुवर्णा, इस समय तो तुम जाओ, लेकिन शीघ्र ही हम तुम्हारा हाथ मांगने के लिए तुम्हारे पिता के पास सुबोध नगर आएंगे। तुम्हें हर हालत में हमारी पत्नी बनना ही होगा। दूसरी ओर गौरी माँ के मंदिर में पहुंचकर सुवर्णा ने पूजा अर्चना की। गौरी माँ, मुझे अखंड सौभाग्यवती करना, मेरे पति को दीर्घायु करना। पूजा अर्चना करने के पश्चात स्वर्ण सखियों के साथ सुबोध नगर वापस लौट गई। उधर एक दिन करमवीर को अपने पास बुलाकर राजा धर्मवीर ने कहा, युवराज करमवीर, राज पंडित के अनुसार आने वाला पूरा सप्ताह तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। इसलिए हम चाहते हैं कि कल प्रातः ही तुम सुबोध नगर चले जाओ और वहां से राजकुमारी स्वर्णा को विदा करा लाओ, जो आगे पिताजी महाराज। दूसरे दिन प्रातः करमवीर ने राजकुमारी चंद्रिका से कहा, चंद्रिका, मैं राजकुमारी स्वर्णा को लेने आज सुबोध नगर जा रहा हूँ। ओह, किसी न किसी प्रकार इन्हें सुबोध नगर जाने से रोकना चाहिए। यह सोचकर आप जरूर जाइए युवराज, पर आजकल बरसात का मौसम चल रहा है। इस समय भी मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऐसे में जाना ठीक नहीं है। वर्षा रुके तो चले जाइएगा। ठीक है चंद्रिका, तुम्हारे कहने पर मैं वर्षा रुकने तक रुक जाता हूँ। वर्षा 3 दिन तक लगातार होती रही। 3 दिन पश्चात जब वर्षा रुकी तो, चंद्रिका, वर्षा अब रुक चुकी है। अब तो मुझे सुबोध नगर जाना ही होगा। स्वामी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं स्वस्थ हो जाऊं तो चले जाना। चंद्रिका के कहने पर कर्मवीर फिर रुक गया। इस तरह बहाने बनाकर चंद्रिका कर्मवीर को बार बार जाने से रोकती रही। धीरे धीरे कर्मवीर भी उसकी चतुराई समझ गया। इस प्रकार तो चंद्रिका मुझे कभी भी सुबोध नगर नहीं जाने देगी। आज रात जब चंद्रिका सो जाएगी तो मैं चुपचाप महल से निकल जाऊंगा। किसी को कानो कान भी मेरे जाने की भनक नहीं पड़ेगी। उस रात जब महल में सब सो गए तो करमवीर दबे पांव सैया से उठा। चंद्रिका, जब तुम सुबह उठोगी तो तुम्हें मेरी अनुपस्थिति का पता चलेगा। लेकिन तब तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। और वह अपने कक्ष से निकल गया। महल के बाहर आकर करमवीर अपने घोड़े पर बैठा और सुबोध नगर की ओर चल दिया। दूसरी ओर अर्धरात्रि के समय जब चंद्रिका की आंख खुली, युवराज कहाँ चले गए? उसने सैया की चादर हटाकर देखी। ओह, सिर आने से युवराज की तलवार भी गायब है। इसका मतलब है युवराज मुझे झांसा देकर रात्रि में सुबोध नगर की ओर चले गए हैं। चंद्रिका के पास एक चतुर तोता मिट्ठू था। वह आदमी की बोली बोलता था। चंद्रिका उसी समय उसके पिंजरे के पास गई और पिंजरा खोलकर बोली, मिट्ठू, जा, जैसे भी हो युवराज को वापस बुला ला। अच्छा राजकुमार जी, कहकर तोता फुर्र से आकाश में उड़ गया। तब तक करमवीर काफी आगे जा चुका था, लेकिन जल्दी ही उड़ता हुआ तोता करमवीर के पास जा पहुंचा। मिठी, तुम? युवराज, आप तो बहुत निर्दयी हैं। इस तरह राजकुमार चंद्रिका को सोती छोड़कर चले आए। इससे राजकुमार चंद्रिका इतनी दुखी हुई कि तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। चलिए इसी समय वापस राजमहल लौट चलिए। चंद्रिका की मौत की खबर पाकर करमवीर चौंका। लगता कहीं कुछ गड़बड़ है। भला चंद्रिका इस प्रकार अचानक कैसे मर सकती है? यह सोचकर उसने तोते से कहा, मिठू, मैंने हमेशा तुम्हें सच बोलते देखा है, फिर आज झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर सच कह रहा है तो कसम उठा। यह सुनकर तोते ने गर्दन झुका ली। यह देखकर, मिट्ठू, मैं जानता हूँ कि चंद्रिका के कहने पर तूने मुझसे झूठ बोला है। जा, जाकर उससे कहना अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं सुबह नगर जरूर जाऊंगा। अच्छा युवराज। मिट्ठू तोता समझ गया कि करमवीर अब मानने वाला नहीं है, इसलिए वह वापस उड़ चला। तब करमवीर ने भी घोड़े को सुबह नगर की ओर बढ़ा दिया। उधर मिट्ठू चंद्रिका के पास पहुंचा और उससे कहा, राजकुमार जी, मैंने युवराज को लाख समझाया, पर वे वापस नहीं आए और मुझे डांट कर सुबह नगर की ओर चले गए। ओह! चंद्रिका उदास हो उठी। उसने उंगली में से हीरे की अंगूठी निकाली। मैं भी इस हीरे को चाट कर जान दे दूंगी।
पर शोध को सहन नहीं करूंगी। यह सोचकर उसने मुंह खोला और अरे, यह क्या कर रही हो राजकुमारी जी? अगले पल चंद्रिका सैया पर मर्द पड़ी थी। हीरे ने अपना असर दिखा दिया था। उसे मर्द देखकर ओह, राजकुमारी चंद्रिका ने तो हीरा चाटकर जान दे दी। मुझे इसी समय यह सूचना राजा धर्मवीर को देनी चाहिए। तोता उसी समय राजा धर्मवीर के कक्ष में गया और किसी प्रकार उन्हें जगाया। मिट्ठू, तुम इस समय? क्या बात है महाराज? गजब हो गया है। राजकुमारी चंद्रिका ने हीरा चाटकर आत्महत्या कर ली है। क्या? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन क्यों? राजकुमारी चंद्रिका ने आत्महत्या क्यों की? उसे क्या कष्ट था? महाराज, राजकुमारी चंद्रिका नहीं चाहती थी कि राजकुमारी स्वर्णा युवराज करमवीर की पत्नी बनकर किंजलपुर आए। आज उन्हें सौदा छोड़कर युवराज करमवीर सुबोधनगर चले गए तो राजकुमारी चंद्रिका ने उसे अपना अपना अपमान समझा। इसलिए उन्होंने हीरा चाटकर आत्महत्या कर ली। ओह, चलिए महाराज, चलकर राजकुमारी चंद्रिका का अंतिम संस्कार करवाइए। सुबह होते ही राजकुमारी चंद्रिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दूसरी ओर करमवीर सुबोधनगर की ओर बढ़ा चला जा रहा था। आज संध्या होते होते मैं सुबोधनगर पहुंच जाऊंगा। इधर बाबलपुर का राजा बबुल सिंह राजा रूप वर्मा के पास पहुंचा। राजा रूप वर्मा, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। आशा करता हूं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। कहिए बबुल सिंह, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? यदि मैं आपकी मांग पूरी करने योग्य हुआ तो मैं वैसे आपको निराश नहीं करूंगा। तो सुनिए राजन, हम आपसे आपकी बेटी स्वर्णा का हाथ मांगते हैं। हम स्वर्णा से विवाह करना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं बबुल सिंह जी? शायद आपको मालूम नहीं है कि राजकुमारी स्वर्णा का विवाह बचपन में एक किंजलपुर के युवराज करमवीर से हो चुका है। हा हा हा, बचपन का विवाह भी भला विवाह माना जा सकता है राजन। आप इस रूढ़िवादिता को छोड़कर और स्वर्णा का विवाह हमसे कर दीजिए। हमसे अच्छा पति स्वर्णा को दूसरा नहीं मिलेगा। बबुल सिंह जी, होश में आइए। आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूप वर्मा के तेवर देखकर बबुल सिंह चौंका। इस समय मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। बात इस प्रकार नहीं बनेगी। मैं किसी न किसी प्रकार राजकुमारी स्वर्णा को राजमहल में से उठवा लूंगा। तब मजबूर होकर स्वर्णा को मुझसे विवाह करना ही होगा। यह सोचकर ठीक है राजन, इस समय तो मैं चला जाता हूँ, पर आपको एक न एक दिन स्वर्णा का विवाह मुझसे करना ही होगा। वह दिन कभी नहीं आएगा बबुल सिंह जी। तब ताव खाकर बबुल सिंह वहां से चला गया। सुबोधनगर राज्य की सीमा पर बबुल सिंह और करमवीर का आमना सामना हुआ। तब बबुल सिंह ने करमवीर से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? मैं किंजलपुर युवराज करमवीर हूँ और सुबोधनगर की राजकुमारी स्वर्णा का पति हूँ। राजकुमारी स्वर्णा को विदा कराकर लाने के लिए मैं सुबोधनगर जा रहा हूँ। यह सुनकर बबुल सिंह चौंका। ओह, तो यही है स्वर्णा का पति। इसके कारण ही आज राजा रूप वर्मा ने मुझे अपमानित करके अपने महल से निकाल दिया है। उसने करमवीर से कहा, युवराज, अब तुम सुबोधनगर जाकर क्या करोगे? मैं वहीं से आ रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी स्वर्णा को कोढ़ हो गया है। कोढ़ से उसकी सूरत भी कुरूप हो गई है। तुम यहीं से वापस लौट जाओ। भाई, अब तक न जाने कितनी बाधाओं ने मुझे रोका है, पर मैं किसी रोके रुका नहीं। स्वर्णा कैसी भी हालत में हो, मेरी पत्नी है। उसके सुख दुख में साथ निभाना मेरा फर्ज है। कहकर करमवीर आगे बढ़ गया। उसे जाते देखकर करमवीर, कुछ भी हो जाए, पर तो स्वर्णा को विदा कराकर अपने राज्य नहीं ले जा सकता। मैं शीघ्र उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाऊंगा। सोचकर बबुल सिंह भी तेजी से अपने राज्य की ओर चल दिया। दूसरी ओर करमवीर सुबोधनगर पहुंचा। आओ युवराज, आओ। सुबोधनगर में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। रूप वर्मा आदर सहित उसे राजमहल में ले आए और स्वर्णा का परिचय करवाया। युवराज, यह है मेरी बेटी स्वर्णा, तुम्हारी पत्नी। ओह, 15 वर्षों के अंदर अंदर स्वर्णा एक रूपवती युवती बन गई है। स्वर्णा ने भी करमवीर को देखा तो देखती रह गई। कैसा बाका सजीला युवराज करमवीर! मेरा धन्य भाग्य है जो मुझे ऐसा पति मिला। उधर बाबलपुर पहुंचकर राजा बबुल सिंह ने अपने सबसे चतुर चारों गुप्तचरों को बुलवाया। हम सुबोध नगरी राजकुमारी स्वर्णा का अपहरण कराना चाहते हैं। इस कार्य में तुम चारों का सहयोग चाहिए। आज्ञा दीजिए महाराज, हमें क्या करना है? कल रात्रि को जब सुबोध नगर के सभी लोग सो जाएं,
तो तुम्हें महल में से राजकुमारी सुवर्णा को उठाकर लाना है। सुबोध नगरी सीमा पर खड़े हम तुम चारों व राजकुमारी सुवर्णा की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है महाराज। उधर करमवीर के आगमन का सुबोध नगर को दुल्हन दुल्हन की भांति सजाया गया। जगह जगह उत्सव मनाए गए। इसी प्रकार नाचते गाते खुशियां मनाते वह दिन बीता। रात्रि होते राजा बबूल सिंह अपने गुप्तचरों के साथ सुबोध नगरी सीमा पर आ दमका। अर्धरात्रि होने पर उसने गुप्तचरों को आदेश दिया, लो यह पत्र लो। इस पत्र को तुम सवर्णा की सैया पर छोड़ आना। अब तुम राजमहल की ओर जाओ, हम यहीं पर रुककर तुम लोगों की प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा महाराज। पत्थर को लेकर गुप्तचर बबूल सिंह को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। चारों गुप्तचर छुपते छुपाते राजमहल के द्वार के पास पहुंचे। मुख्य द्वार पर पहरेदार अलसाय से बैठे हैं। हमें जल्दी से बेहोशी की दवा छिड़क देनी चाहिए। हाँ, बेहोशी की दवा छिड़कने का यह अच्छा मौका है। तब एक गुप्तचर ने सब तरफ बेहोशी लाने वाली दवा छिड़की। जल्दी चारों पहरेदार बेहोश होकर एक और लुढ़क गए। तब चारों गुप्तचर राजमहल में घुस गए। बेहोशी की दवा सारे वातावरण में फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप राजमहल के सारे निवासी बेहोशी की गहरी नींद में सो गए थे। चारों गुप्तचर निर्विघ्न राजमहल में आगे बढ़ते गए। खोज करते करते वे राजकुमारी सुवर्णा के कक्ष में जा पहुंचे। यही है हमारा शिकार। इसी का अपहरण करके हमें महाराज के पास ले जाना है। तो जल्दी आगे बढ़ो, देरी किस बात की है। एक गुप्तचर ने बबूल सिंह का पत्र सुवर्णा की सैया पर रख दिया। तब आगे बढ़कर दूसरे गुप्तचर ने बेहोश सुवर्णा को उठाया और अपने कंधे पर लाद लिया। फिर वे चारों वहां से बाहर की ओर चल पड़े। वे चारों राजमहल से बाहर आए। आशा नहीं थी कि इस कार्य में हमें इतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी। सफलता कैसे नहीं मिलती, आखिर आज तक हम चारों ने जिस कार्य में भी हाथ डाला है उसी में सफलता ने हमारे कदमों को चूमा है। इस प्रकार का वार्तालाप करते हुए वे चारों आगे बढ़ रहे थे कि सू ची चरड़, ओह यह कैसी आवाज है। लगता कोई विशाल पक्षी उड़कर इधर ही आ रहा है। उनका अंदाजा सही था। अगले पल एक विशालकाय पक्षी शोर मचाता हुआ उनके ऊपर मंडरा रहा था। चू ची चरड़, ओह इतना विशालकाय पक्षी, मैंने तो आज तक ऐसा विशालकाय पक्षी नहीं देखा। तभी पक्षी ने झपट्टा मारा, ओह, और बेहोश सुवर्णा की पीठ को पंजों में दबाकर आकाश में उड़ गया। यह देखकर यह क्या अनर्थ हुआ। अब हम महाराज को क्या जवाब देंगे। पक्षी सुवर्णा को जीवित नहीं छोड़ेगा। बेचारी सुवर्णा आसमान से गिरी तो खजूर में अटकी। मुंह लटकाए चारों गुप्तचर बबूल सिंह के पास पहुंचे। क्या हुआ, क्या तुम लोग सुवर्णा को लेकर नहीं आए। महाराज, बेहोश सुवर्णा को लेकर हम आपके पास ही आ रहे थे कि आकाश में उड़ते हुए एक विशालकाय पक्षी ने झपट्टा मारा और हमसे सुवर्णा को छीनकर आकाश में उड़ गया। क्या कह रहे हो। भला कोई पक्षी सुवर्णा को उड़ाकर कैसे ले जा सकता है। हम सच कह रहे हैं महाराज, हमने अपनी आंखों से उस पक्षी को देखा है। न जाने सुवर्णा को उड़ाकर वह कहां ले गया है। गुप्तचरों की बातें सुनकर ओह, इन मूर्खों ने हाथाईबाजी को असफल कर दिया है। पता नहीं अब सुवर्णा में मिलेगी भी या नहीं। सहसा उसे कुछ ध्यान आया। उसने चौंकर गुप्तचरों से पूछा, हमने जो पत्र तुम्हें दिया था उस पत्र को तो तुम लोग सुवर्णा की सैया पर छोड़ाए हो ने। हाँ महाराज। यह सुनकर सुवर्णा तुम्हारे हाथ से निकल गई, लेकिन हमारे पत्र को पढ़कर राजा रूप वर्मा यही समझेंगे कि सुवर्णा हमारी कैद में है। पत्र को पढ़कर वे युवराज करमवीर को लक्षद्वीप के राजा तिमिर सेन के पास अवश्य भेजेंगे। तिमिर सेन युवराज करमवीर को जीवित नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार सुवर्णा न मिली न सही, मैं करमवीर को तो मजा चखा ही सकता हूँ। तब उसने गुप्तचरों से कहा, तुम लोगों की नालायकी के कारण हम असफल होकर लौट रहे हैं। हम तुम्हें इस बात की सजा अवश्य देंगे। तब गुप्तचरों को साथ लेकर बबूल सिंह अपने राज्य की ओर चला गया। दूसरे दिन प्रातः होने पर एक दासी ने कांपते हुए रूप वर्मा के कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, क्या बात है दासी, तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं। महाराज, गजब हो गया। रात्रि में न जाने कब बाबुलपुर का राजा बबूल सिंह राजकुमारी सुवर्णा का अपहरण करके ले गया। कि क्या क्या राजकुमारी सुवर्णा अपने कक्ष में नहीं है। नहीं महाराज, उनके सैया पर बबूल सिंह का यह पत्र मिला है।
रूप वर्मा ने जल्दी से दासी से पत्र ले लिया और उसे पढ़ने लगा। राजा रूप वर्मा, तुमने हमारी बात न मानकर अच्छा नहीं किया था। फलस्वरूप हम राजकुमारी स्वर्णा का अपहरण करके ले जा रहे हैं। यदि तुम स्वर्णा को सकुशल वापस पाना चाहते हो तो पत्र में लिखी बात ध्यान से पढ़ो। कुछ वर्ष पहले हमने युद्ध में लक्षद्वीप के राजा तिमिर सिंह को परास्त किया था। तब हार स्वरूप उसने मुझे हर वर्ष कर देने का वादा किया था। पिछले 2 वर्षों से उसने मुझे कुछ भी नहीं भेजा है और मैंने सुना है वह विद्रोह करने पर उतारू है। मैं चाहता हूँ कि युवराज करमवीर मेरी ओर से संदेश लेकर वहां जाए और राजा तिमिर सेन से रुका हुआ कर वसूल करके लाए। यदि करमवीर यह कार्य कर सका तो मैं सवर्णा को तत्काल ही छोड़ दूंगा, वरना उसे तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। पत्थर पढ़कर, ओह, तो राजकुमारी सवर्णा का अपहरण सातिर बबूल सिंह ने किया है। अब क्या हुआ? लक्षद्वीप का रास्ता तो बड़ा ही कठिन है। करमवीर वहां कैसे जाएगा? सोचकर रूप वर्मा उदासी में डूब गया। तभी युवराज करमवीर ने कक्ष में प्रवेश किया। महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी स्वर्णा का अपहरण कर लिया गया है। क्या यह सच है? हाँ युवराज, यह सच है, कहकर रूप वर्मा ने बबूल सिंह का पत्र करमवीर की ओर बढ़ा दिया। करमवीर ने जल्दी से पत्र पढ़ा। तत्पश्चात, इसमें इतना चिंतित होने की क्या बात है महाराज? मैं लक्षद्वीप जाऊंगा और तिमिर सेन से कर वसूल करके लौट आऊंगा। तब बबूल सिंह राजकुमारी सवर्णा को छोड़ देगा। बेटा, यह बात इतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। अथाह जल राशि वाले समुद्र को लांघकर लक्षद्वीप पहुंचा जा सकता है। सुना समुद्र के भयंकर जीव जंतु मनुष्यों को जीवित ही सटक जाते हैं। हर समय समुद्र में तूफानी हवाएं चलती रहती हैं। अब कुछ भी हो महाराज, मैं लक्षद्वीप अवश्य जाऊंगा। यह मेरी आन का सवाल है। ठीक है बेटा, तुम जिद ही कर रहे हो तो मैं एक समुद्री जहाज का इंतजाम करवा देता हूँ। उस जहाज में बैठकर ही तुम समुद्री यात्रा पूरी करना। अच्छा महाराज। दूसरी ओर बबुल सिंह ने अपने राजा के मशहूर जंजाली तांत्रिक को बुलवाया। जंजाली तांत्रिक, युवराज करमवीर समुद्री जहाज में बैठकर लक्षद्वीप की ओर रवाना होने वाला है। हम चाहते हैं कि तुम तांत्रिक शक्तियों के द्वारा उसे बीच समुद्र में आतंकित करो, ताकि आतंक में आकर करमवीर जहाज से समुद्र में कूद जाए और डूबकर मर जाए। महाराज, यूं तो बीच समुद्र में तांत्रिक शक्तियां ज्यादा प्रभावकारी नहीं रह पाती है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों के द्वारा करमवीर को पूरी तरह से आतंकित करने की कोशिश करूंगा। तब जंजाली तांत्रिक को साथ लेकर बबूल सिंह समुद्र तट की ओर चल दिया। इधर समुद्री जहाज में बैठकर करमवीर ने रूप वर्मा से विदा ली। जाओ बेटे, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब जब जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया तो तट पर खड़े बबूल सिंह ने जंजाली तांत्रिक से कहा, जंजाली तांत्रिक, अब तुम अपने तंत्र मंत्रों का प्रयोग करो। जो आज्ञा महाराज। जंजाली ने तत्काली आंखें मूंदकर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। तत्काली वहां एक कुरूप स्त्री प्रकट हुई। आज्ञा दो जंजाली तांत्रिक, मुझे क्या करना है? चंचला, तुम्हें तुरंत ही समुद्र में तैरते हुए उस जहाज के पास जाना है जिसमें करमवीर यात्रा कर रहा है। वहां जाकर तुम्हें करमवीर को इतना आतंकित करना है कि वह बेबस समुद्र में कूद जाए। यह सुनकर, जो आ गया जंजाली तांत्रिक, मैं भी करमवीर के जहाज की ओर जाती हूँ। इतना कहकर चंचला समुद्र में कूद गई। उसने समुद्र में तैरती एक बड़ी मछली को जा पकड़ा और उसकी पीठ पर सवार होकर बोली, मछली, मुझे जल्दी से करमवीर के जहाज के पास ले चलो। भयभीत मछली चंचला को लेकर जहाज की ओर तैरने लगी। तभी जहाज पर खड़े करमवीर ने देखा, ओ, लहरों में अचानक ही उबार आ गया है। लगता है अब समुद्र में जल समाधि बनेगी। जहाज लहरों के थपेड़ों से बुरी तरह डगमगाने लगा था। तभी मछली पर सवार चंचला वहां प्रकट हुई। ओ, यह मछली पर सवार स्त्री कौन है? करमवीर अभी सोच ही रहा था कि हा हा हा, करमवीर, मैं जहाज में आकर अभी तुझे खाऊंगी। अरे, यह तो मेरा नाम भी जानती है। लगता है यह कोई मायावी स्त्री है। चंचला तेज से उसके जहाज की ओर बढ़ने लगी। तब करमवीर ने आंखें मूंद ली और हाथ जोड़कर जल देवता की स्तुति करने लगा। जल देवता,
मैं आपकी शरण में हूँ, घर से दूर हूँ, इस मायावी स्त्री से मेरी रक्षा कीजिए। अभी वह प्रार्थना कर ही रहा था कि उसे एक चीख सुनाई दी। अतः उसने घबरा कर आंखें खोल दी। वो समुद्र से एक विशाल हाथ निकलकर मायावी स्त्री को पकड़े हुए है। लगता है जल देवता ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, बचाओ। देखते देखते विशाल हाथ समुद्र में विलीन हो गया। साथ ही साथ चंचला भी गायब हो गई। अब लहरों की हलचल भी थम गई थी। जहाज का हिलना डुलना भी रुक गया था। करमवीर हैरत में डूबा जहाज पर खड़ा सोच ही रहा था कि तभी आकाशवाणी गूंजी। करमवीर, हम जल देवता बोल रहे हैं। तुमने हमारी स्तुति की थी, क्योंकि तुम राजकुमारी स्वर्ण की जान बचाने वाले नेक कार्य को पूरा करने के लिए लक्षद्वीप के राजा तिमिर सेन के पास जा रहे हो। इसलिए हम तुम्हारी सहायता करेंगे। आगे की तुम्हारी यात्रा अब निर्विघ्न पूरी होगी। हमारे आवेश पर न तो समुद्र की लहरें तुम्हें सताएंगी और न ही भयंकर समुद्री जीव जंतु तुम्हें परेशान करेंगे। धन्यवाद जल देवता। तब करमवीर ने जहाज आगे बढ़ा दिया। लगता है महावीर स्त्री को राजा बबूल सिंह ने ही मुझे आतंकित करने के लिए भेजा था। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह लक्षद्वीप पर उतरा तो राजा तिमिर सिंह के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। कौन हो तुम? तुमने इस द्वीप पर उतरने की हिम्मत कैसी की? भाइयों, मैं तुम्हारी राजा तिमिर सेन से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनके पास ले चलो। तब उसे पकड़कर सैनिक तिमिर सेन के दरबार में ले आए। दरबार की शान और शौकत देखकर करमवीर दंग रह गया। दरबार की ऐसी शान शौकत है तो सारे राजमहल की शान शौकत कैसी होगी? समझ में नहीं आ रहा कि इतने वैभवशाली राजा को बबूल सिंह ने कैसे हराया होगा। वह हैरान सा चेहरा और देख ही रहा था कि तिमिर सिंह ने कड़क कर उससे कहा, कौन हो तुम? राजन, मैं राजा बबूल सिंह का दूत हूँ और उनका संदेश देने आपके पास आया हूँ। कौन बबूल सिंह? हम किसी बबूल सिंह को नहीं जानते। राजन, वही बबूल सिंह जिसने कुछ वर्ष पहले युद्ध में आपको हराया था, जिसके परिणाम स्वरूप आपने हर वर्ष उसे कर देने का वायदा किया था। आपने 2 वर्षों से उसे वह कर नहीं भेजा है। मैं उसी कर की रुकी हुई किस्तों को लेने आया हूँ। क्या आप बक रहे हो? भला हमें कौन हरा सकता है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जनबी। महाराज, मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन कर की किस्तों को देने के सवाल पर शायद आपका दिमाग वैसे बोरा गया है। तभी तो आप राजा बबूल सिंह के नाम को भी नहीं पहचान रहे हैं। यह सुनकर तिमिर सेन ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इस सिर फिरे को पकड़ लो और ले जाकर मौत के घाट उतार दो। आज्ञा पाकर सैनिक करमवीर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी, रुको सैनिकों रुको। मित्र सागर देवता, तुम इस समय यहाँ? सागर देवता का आदेश पाकर सैनिक जहाँ के तहाँ रुक गए थे। तब सागर देवता तिमिर सेन के पास पहुंचे और बोले, मित्र तिमिर सेन, यह युवक निर्दोष है, इसे मृत्युदंड न दो। छलिया राजा बबूल सिंह ने इसे अपने जाल में फांस कर यहाँ भेजा है। क्या मतलब? तो सुनो, बबूल सिंह इस युवक करमवीर की पत्नी स्वर्णा से विवाह करना चाहता है। मौका पाकर अपने गुप्तचरों द्वारा उसने सोती हुई स्वर्णा का अपहरण करवा लिया। जब गुप्तचर स्वर्णा को लेकर राजमहल से निकले तो एक विशाल पक्षी उड़ता हुआ आया और स्वर्णा को पंजों में दबाकर उड़ाकर ले गया। सागर देवता, ये आप क्या कह रहे हैं? स्वर्णा तो बबूल सिंह के कब्जे में है। मैं जो कह रहा हूँ करमवीर, वह सच है। स्वर्णा इस समय हरित घाटी पर बनी गुफा में रहने वाले नरभक्षी पक्षी की कैद में है। लेकिन उस पक्षी ने स्वर्णा को क्यों कैद किया हुआ है? स्वर्णा क्या? उस नरभक्षी की कैद में तो अनगिनत राजकुमारी कैद है। वह नरभक्षी पक्षी रात के समय गुफा में से निकलता है और सुंदर राजकुमारी को अपने पंजों में दबाकर अपनी गुफा में लाकर कैद कर देता है। फिर एक एक करके वह उन राजकुमारियों का खून पीता है। स्वर्णा को भी उसने इसलिए कैद कर रखा है। ओह करमवीर, बबूल सिंह तुम्हें यहाँ बेचकर तिमिर सिंह के हाथों मरवाना चाहता था। वह अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाता यदि मैं पुनः आकर यहाँ तुम्हें न बचाता। सागर देवता, मैं आपका आभारी हूँ। तब तक तिमिर सिंह की समझ में सारी बातें आ गई थी। वह करमवीर से बोला, करमवीर, बबूल सिंह ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। हमें तुम्हारे साथ सहानुभूति है। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। जाओ, यहाँ से जाकर अपनी पत्नी स्वर्णा की नरभक्षी पक्षी से रक्षा करो। महाराज, अब यह संभव है। मैं हरित घाटी तक कैसे जाऊंगा? क्या पता
जब तक मैं वहां पहुंचूं, नर बक्सी पक्षी स्वर्णा का खून पी चुका हो। करमवीर, तुम निराश न हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम अपना उड़ने वाला घोड़ा तुम्हें देते हैं, तुम उसकी पीठ पर बैठ जाना। वह क्षण भर में ही तुम्हें हरित घाटी में पहुंचा देगा। साथ ही साथ हम तुम्हें ऐसी करामाती तलवार भी देंगे जिसके एक ही वार से नर बक्सी पक्षी मौत के घाट उतर जाएगा। तब तिमिर सेन ने उसे अपनी करामाती तलवार दी। एक बात ध्यान रखना करमवीर, तुम यहाँ से रात्रि होने पर ही हरित घाटी की ओर जाना। रात्रि में नर बक्सी पक्षी गुफा में राजकुमारी को कैद करके अपने शिकारी की खोज में जाता है। उसकी अनुपस्थिति में तुम गुफा के द्वार के पीछे छिपकर बैठ जाना। जैसे अपने शिकारी के साथ नर बक्सी पक्षी गुफा में प्रवेश करे, तुम तलवार से उसे मौत के घाट उतार देना। रात्रि होने तक करमवीर लक्षद्वीप में ही रुका। रात्रि होने पर राजा तिमिर सेन ने अपना उड़ने वाला घोड़ा उसे सौंप दिया। करमवीर, इसके पीठ पर बैठ जाओ, यह तुम्हें हरित घाटी में बनी गुफा के बाहर ले जाएगा। करमवीर घोड़े की पीठ पर बैठ गया। तब घोड़ा उसे लेकर आकाश में उड़ गया। जल्दी घोड़ा हरित हरित घाटी में गुफा के बाहर जा उतरा। यही वह गुफा है जिसमें मेरी स्वर्णा कैद है। उसने पूरे बल के साथ गुफा के द्वार पर लगे पत्थर को सरकाया। तत्पश्चात वह गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया और पुकार कर कहा, गुफा में जितनी भी राजकुमारियां हैं, सब बाहर आ जाओ। मैं तुम लोगों को नरबक्षी पक्षी की कैद से छुड़ाने आया हूँ। करमवीर की आवाज गुफा में गूंज उठी। अगले पल सहमी हुई राजकुमारियों ने गुफा से बाहर निकलना शुरू किया। करमवीर एक एक को ध्यान से देखने लगा। सबसे अंत में वैरी स्वर्णा कैसी हल्दी की तरह पीली पड़ गई है। करमवीर ने उत्साह में भरकर उसे पुकारा, स्वर्णा। अपना नाम सुनकर स्वर्णा ने तेजी से गर्दन ऊपर उठाई। स्वामी आप। स्वर्णा दौड़कर करमवीर की छाती से लग गई और रोने लगी। तब करमवीर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, स्वर्णा रो नहीं, मैं आ गया हूँ। अब मैं उस नरबक्षी पक्षी को मौत के घाट उतार दूंगा। तुम सभी राजकुमारियों को साथ लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। अच्छा स्वामी। स्वर्णा जल्दी सभी राजकुमारियों को साथ लेकर वहां से दूर चली गई। तत्पश्चात वह गुफा के द्वार के पास छिपकर नरबक्षी पक्षी आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद सामने से नरबक्षी पक्षी उड़ा चला आ रहा है। अब मुझे सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे नरबक्षी पक्षी ने गुफा में प्रवेश करना चाहा, सोए विशाल पक्षी दर्द से करा उठा और पंजे में दबी राजकुमारी पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब करमवीर ने उसके दूसरे पंख पर वार किया। ची ची भयंकर चित्कार करते हुए नरबक्षी पक्षी ने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात वह पृथ्वी पर पड़ी राजकुमारी के पास गया। तुम किस देश की राजकुमारी हो? मैं बबूलपुर के राज्य के राजा बबूल सिंह की बहन राजकुमारी कल्पना हूँ। यह नरबक्षी पक्षी मुझे मेरे सैन्य कक्ष में से उठाकर ले आया था। इतना कहकर कल्पना रोने लगी। यह देखकर राजकुमारी कल्पना, चुप हो जाओ। नरबक्षी पक्षी का आतंक अब समाप्त हो चुका है। डरो नहीं, मैं तुम्हें सकुशल तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दूंगा। तब कल्पना को साथ लेकर करमवीर उस स्थान पर पहुंचा जहां स्वर्णा और अन्य राजकुमारियां थी। उसने सभी राजकुमारियों से कहा, नरबक्षी पक्षी को मैंने मौत के घाट उतार दिया है। अब तुम लोग स्वतंत्र हो। अब तुम लोग अपने अपने राज्य वापस जा सकती हो। तब करमवीर को धन्यवाद देकर सभी राजकुमारियां अपने अपने राज्य की ओर चली गई। तब करमवीर स्वर्णा और कल्पना से बोला, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। तीनों घोड़े पर बैठ गए। तब घोड़ा उन्हें लेकर सुबोध नगर की ओर उड़ चला। जल्दी वे सुबोध नगर जा पहुंचे। मेरी बच्ची स्वर्णा बेटी। तब करमवीर ने विस्तार पूर्वक उन्हें सारी बात बताई। दूसरे दिन राजा ध्रुव वर्मा ने अपना दूत बबूल सिंह के पास भेजा। राजन, आपकी बहन राजकुमारी कल्पना हमारे राजमहल में कुशलता पूर्वक है। राजकुमारी स्वर्णा के साथ साथ युवराज करमवीर आपकी बहन को भी नरबक्षी पक्षी की कैद से छुड़ाकर लाए हैं। क्या? बबूल सिंह तत्काली दूत के साथ सुबोध नगर पहुंचा और करमवीर से क्षमा मांगता हुआ बोला, करमवीर, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी पत्नी पर बुरी नजर डाली थी। एक तुम हो जो मेरी बहन को मौत के मुंह में से निकाल लाए हो। राजा बबूल सिंह,
मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। बबूल सिंह राजकुमारी कल्पना को साथ लेकर वापस बाबुलपुर लौट गया। तब बड़ी धूमधाम के साथ राजा रूप वर्मा ने राजकुमारी सुवर्णा को करमवीर के साथ विदा किया। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स में समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।